हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए कंपनी से रिलेटेड एनसीईआरटी सीबीएसई आरबीएसई बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को पढ़कर इनके उत्तर आप देकर अपना वैल्यूएशन कर सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि ये जो टॉपिक है कंपनी वाला, ये अपना कितना तैयार होगा, कितना अभी तैयार करना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए अपन सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसमें है, वर्तमान भारतीय अधिनियम 2013 भारतीय कंपनी अधिनियम है। सॉरी, यहाँ पे एक अक्षर छूट गया है, ये कंपनी अधिनियम है। तो इसमें आ जाएगा कि वर्तमान भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति ने कब अपनी सहमति प्रदान की थी। अपनी सहमति मतलब कब प्रदान की थी, क्योंकि जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में जब भी बिल पारित हो जाता है वहाँ से सहमति मिल जाती है, तो उसके बाद में जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करता, अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति ने अपनी सहमति से कानून को कब प्रदान की थी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 29 अगस्त 2013। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 2013। चलिए देखो, नीचे मैंने इनके आंसर भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप वीडियो को रोक के इनका आंसर देख सकते हो। बाय द वे स्किप हो जाए या आपको समझ में नहीं आए तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है कि शाही आज्ञा पत्र द्वारा किस कंपनी की स्थापना हुई थी। भाई, शाही आज्ञा पत्र के द्वारा कौन सी कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए, ये नीचे लिख रखा है ए नंबर का, इसका आंसर है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो देखिए, इसमें जो अनुसूचियां, धाराएं और जो अध्याय दे रखे हैं वो अपने को खास तौर पे याद रखने हैं। तो कंपनी अधिनियम में जो धाराएं हैं टोटल है 470 इसकी धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि वर्तमान भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। भाई, निजी कंपनी में अपने को क्या पूछा है, अधिकतम सदस्य संख्या पूछा है। एक शब्द इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप थोड़ा इसको समझ लेना। अधिकतम सदस्य संख्या पूछा है, तो अधिकतम सदस्य संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 किस प्रकार की नई संकल्पना को प्रभाव में लेकर आए। जो अपनी कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें नई संकल्पना कौन सी आई है। तो देखिए, इसमें नई संकल्पना की बात करते हैं तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी पहले थी, विदेशी कंपनी थी, सूत्रधारी कंपनी थी। तो इसमें अलग कौन सी हो जाएगी, एक सदस्य कंपनी। यानी इसमें जो अभी नया जो कॉन्सेप्ट है, नई संकल्पना आई है, वो ओपीसी की आई है। ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी में अपने एक ही पर्सन होता है। अपन ने हमेशा पढ़ा कि भाई कंपनी में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी शेयर होल्डर वगैरह होते हैं। लेकिन एक अभी नया जो कॉन्सेप्ट आया वो ओपीसी का आया, जिसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति यानी कि वन पर्सन क्या हो सकता है, कंपनी चालू कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपीसी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी। ओ का हो जाएगा वन, और पी का हो जाएगा पर्सन, और सी का हो जाएगा कंपनी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सरकारी कंपनी की दशा में, यानी सरकारी जो कंपनी है उसकी दशा में चुकता पूंजी को कम से कम कितना हिस्सा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को मिश्रित रूप से धारण किया होना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार के पास इसका हिस्सा कितना होना चाहिए, ये बात पूछिए इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 51%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51%। मैं नीचे भी थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके इसका आंसर दिखा देती हूँ, ताकि आपको डाउट नहीं रहे कि इसका आंसर क्या बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर अपन चलते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी की बात कर रहा है, यानी पब्लिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या
क्या होनी चाहिए? न्यूनतम का मतलब होता है भाई मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछिए अपने को, मिनिमम पूछिए, मतलब न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम। ठीक है, तो ये और कौन सी कंपनी है वो भी अपने को देखना है। तो ये कंपनी कौन सी? सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, देखिए अगर प्राइवेट कंपनी होती है उसमें तो 2 होती, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो पब्लिक कंपनी में कितने सदस्य हो जाएंगे अपने? 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करेगा तब तो कितने हो जाएंगे? 2 सदस्य हो जाएंगे। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करेगा तो पब्लिक में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निजी कंपनी को निम्न में से कौन सा प्रलेख बनाने की आवश्यकता नहीं है? भाई ये पूछ रहा है कि एक जो निजी कंपनी होती है उसको कौन सा प्रलेख बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पार्षद सीमा नियम बनाने पड़ेंगे, अंतर नियम बनाने पड़ेंगे। इसमें प्रविवरण जो है वो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई प्रविवरण बनाने की आवश्यकता? क्योंकि वो जनता को थोड़ी आमंत्रित कर रही है, वो तो उसके जो रिश्तेदार है, जो रिलेटिव वगैरह हैं, वही उनसे उनका लेन देन होता है, शेयर वगैरह खरीदते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए उनको प्रविवरण जारी करना उनके लिए क्या है? आवश्यक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक निजी कंपनी में, ये मैंने आपको बता दिया था इससे रिलेटेड सदस्यों की संख्या, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये पूछा कि जो संचालक होते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो निजी कंपनी है तो निजी कंपनी में तो आपको पता है ये कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये देख लीजिए इसका आंसर 2 ही है, आप एक बार इसको पॉज करके वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व भारत में कौन सा अधिनियम था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो शायद बताने की भी जरूरत ना पड़े, ये तो आपको आना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, ये देख लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम, यानी अंशों द्वारा सीमित जो कंपनी होती है उसके लिए पार्षद सीमा नियम में से कौन सा प्रारूप निर्धारित है? अंशों के द्वारा जो सीमित कंपनी होती है उसके लिए पार्षद सीमा नियम, पार्षद जो सीमा नियम है उनमें कौन सा प्रारूप निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो असीमित जो कंपनी होती है ना उसके लिए तो असीमित कंपनी के लिए अलग है और सीमित कंपनी के लिए अलग है। ठीक है, तो अपनी सीमित जो कंपनी है ना उसके लिए तो इसमें आ जाएगी टेबल ए, और जो असीमित होती है ना उसके लिए आ जाएगी टेबल ई। ठीक है ना, ये शायद आगे आ जाएगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से असीमित वाले के लिए। ठीक है, ये देखिए, और सीमित वाले के लिए अगर आपसे पूछे तो सीमित वाले के लिए कौन सी टेबल हो जाएगी? टेबल ए, यानी कि अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी होती है उसके लिए पार्षद सीमा नियम में जो प्रारूप निर्धारित किया गया वो टेबल ए में निर्धारित किया गया। देखिए इसका आंसर ये रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के निर्माण के लिए उसका प्रस्तावित नाम, यानी कि कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, कंपनी के निर्माण के लिए उसका प्रस्तावित जो नाम है अवांछनीय नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए, अजीब सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इसने कहा कि अवांछनीय से क्या मतलब है? अवांछनीय में आप किस किस को शामिल करोगे? ठीक है, तो देखिए इसमें कि किसी अन्य कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी स्वीकृत नाम से मिलता, ये तो पता ही है भाई, किसी कंपनी से, किसी साझेदारी से या अन्य संस्था से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से उस किसी ने ट्रेडमार्क अपना ले रखा है तो उससे मिलता जुलता वैसे नहीं हो सकता। परंपरा मान्यता संस्कृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, परंपराओं को हाथ करने वाला, संस्कृति को हाथ करने वाला नहीं होना चाहिए। तो अवांछनीय का मतलब इसमें क्या हो गया? उपयुक्त सारे, यानी सभी को इसमें अवांछनीय में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके देखना आप। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को पंजीयन के लिए कितने दिनों में अपना पंजीकृत कार्य तय कर लेना चाहिए जिसकी सूचना सही पते पर भेजी जा सके? मतलब ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को पंजीयन की कितने दिनों की, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके कितने दिनों के अंतराल में पंजीकृत कार्यालय तय कर लेना चाहिए और इसकी सूचना रजिस्ट्रार के पास उसे कितने दिनों में भेजी जानी चाहिए? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 50 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 15 दिन। देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया तो ज़्यादा दिन निकालने से कोई मतलब तो है नहीं, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा इसका? 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नीचे विद्या है इसमें आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कंपनी के
जो सीमा नियम है, सार्वजनिक कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम कितने अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसने पूछा सार्वजनिक कंपनी होती है, उसमें सीमा नियम जो अपन बनाते हैं उसमें कम से कम कितने अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो हस्ताक्षर की अगर बात करें तो कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर तो होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 जो अभिदाता हैं उनके हस्ताक्षर इस पर होना जरूरी है। चलिए ये देखिए इसका आंसर से सार्वजनिक कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम कितने अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए, 7 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है किस प्रकार की कंपनी के पार्षद नियम सीमा नियम में उस यानी किस प्रकार की कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध की अयोग्य होने की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा। यानी पार्षद जो सीमा नियम होते हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता यानी अभिदाता की मृत्यु हो जाती है या अनुबंध के अयोग्य होने की दशा में उस कंपनी का सदस्य बनेगा। मतलब एक ही जगह जैसे बी को बनना है, अगर एक की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से अनुबंध के अयोग्य हो जाता है तो ये जो बी है ये कंपनी का सदस्य बनेगा। तो इसमें किसको कौन सी में शामिल करेंगे, कौन सी कंपनियों में। ठीक है, तो देखिए इसमें बात करते हैं, इसमें आ जाएगा आपका एक सार्वजनिक कंपनी में। ठीक है, ये क्योंकि ये पार्षद सीमा नियम में बात कर रहा है और एक अभिदाता की मृत्यु अनुबंध के अयोग्य होने की स्थिति में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा सॉरी इसका आंसर ये नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया, क्योंकि ये अपनी ओपीसी के बारे में पूछ रहा है, अभी नया कॉन्सेप्ट आया ना। चलिए दोबारा क्वेश्चन, किस प्रकार की कंपनी के पार्षद सीमा नियम किस प्रकार की कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। हाँ ये क्योंकि 1% की बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही व्यक्ति है, उसमें तो बहुत सारे होते हैं। तो अभिदाता की मृत्यु, मान लो ओपीसी में एक ही व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है, अनुबंध के अयोग्य हो जाता है, तो उस दिशा में कंपनी का भाई सदस्य कौन बनेगा ना, ये है। तो ये जो कंडीशन लागू होती है वो आपकी ओपीसी में लागू होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कंपनी कोई ऐसा अनुबंध व्यापार या कारोबार करती है जो कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम से बाहर हो तो उसे क्या कहेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, कंपनी के सीमा नियम से बाहर है, उसको लीगल नहीं बोल सकते, लीगल नहीं बोल सकते तो वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, करो चाहे ना करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर नियम है। अंतर नियम क्या है, अंतर नियम के बारे में पूछ रहे हैं कि कंपनी का चार्टर है या कंपनी का कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का निर्धारक है कि भाई कंपनी कैसे क्या कार्य करेगी उसका निर्धारक है, या फिर कंपनी का पथ प्रदर्शक है या सीमा नियम का सहायक है। तो देखिए जो अंतर नियम होते हैं ना वो हमेशा पार्षद सीमा नियम के क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि जो पार्षद अंतर नियम होते हैं ना, अंतर नियम ये क्या होते हैं, पार्षद सीमा नियम के क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पार्षद सीमा नियम के सहायक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये या नीचे भी दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी के आंतरिक नियमों का उल्लंघन होता है। भाई जो कंपनी के आंतरिक जो नियम होते हैं, उल्लंघन नहीं है, उल्लेख है, कंपनी के आंतरिक नियमों का उल्लेख होता है। कंपनी के जो इंटरनल जो नियम रूल रेगुलेशन बनाए होते हैं वो उनका जो वर्णन होता है वो किस में होता है, अपन ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके हो जाएंगे पार्षद अंतर नियम, यानी कि आंतरिक नियम क्या क्या है, कंपनी कैसे व्यापार करेगी, कौन कौन कर्मचारी होंगे, तो जो भी डिटेल अंदर की जो डिटेल होती है वो सारी की सारी अंतर नियमों में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट के, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है। भाई रचनात्मक सूचना का जो सिद्धांत है वो कैसी सुरक्षा प्रदान करता है, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सी सुरक्षा प्रदान करता है, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आपके बाह्य पक्षकारों को कंपनी के विरुद्ध। ठीक है, तो बाह्य जो पक्षकार, थोड़ा सा गलत हो गया पढ़ने में, रचनात्मकता का सिद्धांत पूछा, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये करेगा कंपनी के जो कंपनी होती है ना, ये देखो जैसे कंपनी है, ठीक है, और कंपनी को क्या करेगा, बाहर के जो पक्षकार है ना, जो एक्सटर्नल जो पक्षकार है या थर्ड जो पार्टी है ना, उनके विरुद्ध ये मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करता है, कंपनी को सुरक्षा प्रदान करेगा। रचनात्मक सूचना का जो सिद्धांत है वो कंपनी को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अपना लास्ट क्वेश्चन है, शायद इसमें BC क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वो, अब देखिए दो सिद्धांत है, एक तो रचना वाला, ठीक है। रचना वाला तो क्या है कि जैसे कोई कंपनी है ना, कंपनी को बाह्य पक्षकार यानी जो थर्ड पार्टी है ना, उसके विरुद्ध में क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। जबकि आंतरिक प्रबंध का जो सिद्धांत है ना, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत वो किसे सुरक्षा प्रदान करेगा, ये करेगा बाह्य पक्षकारों को। भाई बाहर के लोग उनको कंपनी के विरुद्ध यानी बाह्य पक्षकारों को कंपनी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सिद्धांतों को बढ़िया से समझ लेना, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेज हो सकते हैं। भाई दो ही सिद्धांत, एक तो रचना वाला और ये आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। तो देखो रचना वाला वो तो कंपनी पे लागू हो जाएगा। देखिए इसको ना ट्रिक से याद कर लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो भी जाए बाय द वे तो कैसे याद रखोगे। जैसे रचना है, तो रचना किसकी रचना करते हो आप, बाह्य पक्षकारों की रचना करते हो या कंपनी की पहले रचना करते हो। तो आप पहले कंपनी की रचना करते हो, ठीक है। तो कंपनी को मिलेगा, ये कंपनी को मिलेगा तो किसके विरुद्ध मिलेगा, ये बाह्य पक्षकारों के। और बाकी का जो बचेगा वो आंतरिक वाला किस में आ जाएगा, भाई अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये बाह्य पक्षकार के लिए फायदेमंद होगा। तो बाह्य पक्षकार को ये अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। ये होगा दोस्तों इसके आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज अपन ने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पॉज करके और देख लेना और इनको करने की कोशिश करना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन रखो, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे अपन और क्वेश्चंस पे, और उद्यमिता का अपना जो सेकंड पार्ट है वो भी शेष रहा हुआ, तो उस पर भी बात करेंगे। उस पर थोड़ा काम चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, थोड़ा सा उसका लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं, तो वो अभी तैयार नहीं हुए, तैयार होंगे तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगी, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।